यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि सीखने वाले का संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। अगर सीखने वाला संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय है तो वह सीखेगा, दिलचस्पी के साथ सीखेगा। फ्रॉबेल का कहना है कि बालक कार्य करके सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना होता है, क्योंकि करके सीखने में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां अगर इन्वॉल्व रहेंगी, यानी कि कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों से काम करेगा। ज्ञानेंद्री ज्ञान की इंद्रियां कौन होती हैं? हमारे जितने भी संवेदी अंग होते हैं वो सभी ज्ञान की इंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां होती हैं। अब जब दोनों इन्वॉल्व होंगी, दोनों कार्य करेंगी, तो लर्निंग स्थायी तौर पर होगा, ज्ञान का निर्माण स्थायी होगा। करके सीखने से लाभ क्या प्राप्त होता है? करके सीखने से लाभ ये होता है कि अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। बालक को जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसके अपने अनुभव का ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है बच्चे की, और सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ती है। ये लाभ होता है डूइंग मेथड का, करके सीखने से होने वाला लाभ होता है। अभी हम क्रियाशीलता पर आधारित विधियां आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी विधियां क्रियाशीलता पर आधारित होती हैं। पहले तो करके सीखने का लाभ आप कंफर्म कर लीजिएगा कि करके सीखने का लाभ क्या होता है। इतनी बातों में कहीं कोई डाउट है क्या? बताइए, आप कमेंट करिए। करके सीखने पर कुछ किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आ रही है, समझने में कोई तकलीफ हो रही है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चा जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा अपनी सीखने की क्रिया में उतना बेहतर सीखेगा। इससे उसको अपने अनुभव का ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मविश्वास में उसकी वृद्धि होगी, सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ेगी। बिल्कुल पीडीएफ भिजवा देंगे, धैर्य रखिएगा, पीडीएफ भिजवा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि करके सीखने पर आधारित कौन सी विधियां हैं। जैसे मारिया मांटेसरी विधि है, मैडम मारिया मांटेसरी की मांटेसरी योजना है। मांटेसरी योजना में होता क्या है कि ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक को अधिक से अधिक क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, गीत के द्वारा, अभिनय के द्वारा, इत्यादि के द्वारा पढ़ाया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली जो फ्रॉबेल की है, जर्मन निवासी फ्रॉबेल हैं जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किया था। ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है, इस शब्द की बात करें तो किंडर, और गार्डन की बात करें तो किंडर शब्द किड किड से बना हुआ है। किड्स का मतलब होता है बालक, इसको बाल्योद्यान कहा जाता है। फ्रॉबेल योजना ये कहती है कि बालक उस बगीचे के समान है जहां पर, यानी विद्यालय उस बगीचे के समान है जहां पर बालक पौधे के समान है, अध्यापक माली के समान है। अब माली क्या करता है? मालिक बागवानी की रख रखाव करता है, बगीचे की देख रेख करता है। ऐसा नहीं है कि जिस पौधे में पुष्प या फल ना आए उसे वो उखाड़ के फेंक देगा। वो रख रखाव करता है बगीचे को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फ्रॉबेल योजना में गीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, खेल के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। वो आपका बचपन याद होगा जहां पर आपने पढ़ाई लिखाई करी थी। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने को छना। ये जो आपके पढ़ाई लिखाई का प्रोसेस था, ये फ्रॉबेल योजना के बाद बदला। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठी बेर, ईंख के खेत में घुस गए फिर। उल्लू की हैं आंखें गोल, ऊद बिलाव गोल मटोल, एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता। औरत देखी बड़ी महान, ओखल है ओखल लाओ कोटो धान, औरत देखी बड़ी महान। ये जो गा गा करके वर्ण आप देख भी लोगे, उसे पढ़ भी लोगे आप। अब ये देखो, बच्चों को समय उमय की जानकारी देना है, घड़ी देखना बच्चे को सिखाना है, तो कितना मस्त टीएलएम है ये। इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे। ये है डूइंग मेथड, ये तरीका होता है जिसके जरिए हम बच्चे को सिखाएंगे, ये डूइंग मेथड का तरीका। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करना। शिक्षण में यानी पढ़ाने के समय हम जब प्रेरक तत्वों को शामिल कर लेते हैं तो यही होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन करना। अभिप्रेरणा सीखने का सुनहरा मार्ग है, ये स्किनर ने कहा है। अभिप्रेरणा सीखने का सुनहरा मार्ग है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का
सुनहरा मार्ग है। केली महोदय ने कहा है कि शिक्षण में प्रेरणा की किसी न किसी रूप में अवश्य शामिल होनी चाहिए। जो अध्यापक शिक्षण करते समय प्रेरणा को शामिल कर लेता है, मोटिवेशन को शामिल कर लेता है, उसका शिक्षण सब है मोटिवेशन का तरीका कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, वाह शाबाश वाह बेटा, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाए काम को करने में, क्रियाओं को करने में। जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इससे भी बच्चे मोटिवेट होते हैं। और दंड व पुरस्कार व्यवस्था का प्रयोग करते हैं तो इसके जरिए बच्चे मोटिवेट होंगे। ये सब गतिविधियां जितना भी हम अधिक करेंगे, जितना ये क्रियाकलाप हम करेंगे, बच्चे उतना बेहतर सीखेंगे। अब इमेज से आपको एकदम एक प्रकार से क्लियर क्लासरूम में आप चले गए होंगे और आपको सब अच्छा लगने लगा होगा कि मोटिवेशन हमें बच्चों को करना क्यों जरूरी है। इससे तत्परता का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रुचि के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तीसरा सिद्धांत आता है कौन सा? रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में मैकडूगल साहब ने कहा है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है और ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। मोटिवेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इंटरेस्ट। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन से सिर्फ सीखने की तत्परता पैदा होती है। जब बच्चा मोटिवेट होता है तो उससे उसके सीखने की तत्परता आती है। लेकिन इंटरेस्ट का होना जरूरी है। जिस कार्य के लिए आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, जिस विषय के लिए आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, उस कार्य या उस विषय में इंटरेस्ट भी पैदा करना होगा, रुचि। क्योंकि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है और ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। प्रच्छन्न को इंग्लिश में हिडन कहते हैं। प्रच्छन्न को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न को हिडन बोलते हैं। हिडन, प्रच्छन्न का मतलब होता है हिडन, यानी छुपा हुआ। तो रुचि छुपा हुआ ध्यान है और ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। पाठ विषय वस्तु में रुचि पैदा करके उस विषय वस्तु के प्रति बच्चों में एकाग्रता उत्पन्न की जा सकती है। रुचि कैसे उत्पन्न करें? बच्चों के जिज्ञासा शक्ति का उपयोग करके, अन्य विषयों के साथ संबंध द्वारा, पाठ सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा आप बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। बच्चों को सीखने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें, जिज्ञासा का प्रयोग करें, अन्य विषयों के साथ उसे रिलेट कर दें। अब यहां पर एक दो इमेज लगा देते हैं। जब आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। अब कई तरीका है इंटरेस्ट पैदा करने का। जैसे एक तरीका ये हो गया, आप देखो, आप पाठ सहायक सामग्री का प्रयोग करके हम बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। ये जो टीचर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, यह बच्चों में एक प्रकार से इंटरेस्ट ही पैदा कर रहा है। ये इमेज हो गया। ये इमेज हो गया। देखो, इससे भी बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा। फिगर देख लोगे तो फिगर से आपका ना वो दिमाग में रहेगा। आप अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां आपकी काम करेंगी। तो इसलिए फिगर को देख करके फिगर के जरिए तैयार करो। ये बहुत विशेष नहीं लग रहा है। यहां पर देखो, एक साथ दोनों चीजें हैं। अध्यापक की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अध्यापक टीएलएम का भी प्रयोग कर रहा है। ये बस दो इमेज काफी हैं। इन्हीं दोनों इमेज को हम सेट कर देते हैं।
अब देखते जाओ, ये सभी बच्चों को इंटरेस्टेड, अपनी क्लासरूम को इंटरेस्टेड बनाने का तरीका होता है। हो गया ना? अब इनसे क्लियर समझ में आ रहा? कमेंट तो कर दिया करो एक आध बार। आप लोग इतने मशगूल हो गए हो, मस्त हो गए हो, कमेंट करते ही नहीं। कमेंट एक आध बार कर दिया करो कि बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, कि सो गए हो सुनते सुनते। ये देखो टीएलएम का प्रयोग कर रहा बच्चों को, और ये देखो बच्चों के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। सहायक सामग्री के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, टीचर खुद इन्वॉल्व। इन सब क्रियाओं से बच्चों में रुचि पैदा होती है विषय को पढ़ने और विषय को सीखने की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ चलें। अब नंबर आता है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हर पाठ को पढ़ने का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और यदि शिक्षण उसी दिशा में किया जाए तो वह प्रभावी होगा। पाठ का जो उद्देश्य होता है, पाठ का जो लक्ष्य होता है, अगर शिक्षण उसी दिशा में किया जा रहा है तो वो बहुत प्रभावशाली होगा। यह है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। उद्देश्यों की बातचीत हमने पहले ही कर ली है कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में एक अध्यापक उस नाविक के समान हो जाता है जिसके गंतव्य स्थल की जानकारी नहीं होती है, और उसके छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान होते हैं जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाते किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए उद्देश्यों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों को उनके उद्देश्य पता होने चाहिए। जिस पाठ का वो शिक्षण कर रहे हैं, उस पाठ में जो बताना है उसी उद्देश्य की दिशा में काम किया जाए, उद्देश्य से भटकना नहीं है। अब जैसे मान लो एक पाठ हम लोग हिंदी में पढ़े थे बचपन में, हार की जीत। हार की जीत एक चैप्टर था जिसमें बाबा भारती वाली बात आती, बाबा भारती और खड़क सिंह वाला। बताओ कितने लोगों को ये कहानी पता है, कितने लोग इसको पढ़े हो? बाबा भारती और खड़क सिंह वाली कहानी, कि बाबा भारती अपने घोड़े से जा रहे थे और खड़क सिंह जो डाकू था वो अपाहिज के भेष में रास्ते में खड़ा था बाबा से लिफ्ट मांगने के लिए। बाबा उसे लिफ्ट देते हैं, वह घोड़े पर बैठता है, और घोड़े पर बैठने के बाद धोती में से कट्टा निकाल करके बाबा को सटा देता है कि बाबा चुपचाप उतर जाओ, घोड़ा दे दो। और खड़क सिंह घोड़ा लेकर के निकल गया। जाते जाते बाबा ने इतना बोल दिया उससे कि खड़ग, ये गलती जो किए हो तुम, ठीक किए हो, किसी से बताना मत कि हमने बाबा से ऐसे ही छला है। तब उसके मन में एक जिज्ञासा आ गई कि बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि किसी को बताना मत। तो वो आकर के पूछता है कि बाबा आप ऐसा क्यों बोले हो कि किसी को बताना मत? कहें कि अगर तुम बता दोगे कि हमने बाबा को ऐसे ही छला है तो लोग ना किसी का मदद करना बंद कर देंगे, किसी की मदद के लिए लोग आगे आएंगे नहीं। ये तुम एक नया इतिहास रच दोगे, इसलिए लोग मदद नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति की। जो मदद के लिए है उसकी मदद कोई नहीं करने आएगा, क्योंकि तुमने छला ही ऐसे ही है। तो पाठ का उद्देश्य है कुछ, उसी उद्देश्य को समझाना है, उसी दिशा में हमें शिक्षण का कार्य करना चाहिए, ना कि उसको हम तमाम चीजों से उलट पुलट करके प्रस्तुत कर दें। ये होता है पाठ का उद्देश्य। इसके बाद नंबर आता है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत कहता है कि शिक्षण करते समय प्रत्येक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य की योजना बनानी चाहिए तथा उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम निश्चित कर लेना चाहिए। योजना बनानी चाहिए और योजना के बाद प्रस्तुतिकरण का क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग कब करना है, हमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे और कब करना है, किस क्रम में करना है। ये सारी बातें पहले हमें प्लान कर लेना चाहिए। इससे करने हैं तो ये प्लान तैयार करके आप कक्षा में जब जाओगे तो आपका शिक्षण योजनाबद्ध तरीके से सुचारू ढंग से संचालित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, शिक्षण आपका प्रभावी होगा। ठीक है, ये तो हो गया नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत के बाद नंबर आता है चयन का सिद्धांत। इसके बाद किसका नंबर आ गया? चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यापक को चयन व उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। चयन व उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अध्यापक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है।
किसी भी विषय में ज्ञान अथाह सागर के समान होता है। सफल अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों की क्षमता, उम्र तथा योग्यता के अनुरूप विषय सामग्री का चयन कर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता। किसी भी विषय में, जैसे आप भाषा को पढ़ाने जा रहे हो, भाषा में भी क्या कोई ज्ञान की सीमा है क्या? किसी भी विषय को आप पढ़ाने जा रहे हो, गणित ही पढ़ाने जा रहे हो, क्या ज्ञान की कोई सीमा है गणित विषय में? अथाह सागर के समान है। इसलिए आपको अपने विद्यार्थियों की क्षमता, उम्र, योग्यता इत्यादि के हिसाब से सामग्री का चयन करना चाहिए और उसी के हिसाब से बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप उसके हिसाब से बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बच्चा जो सीखेगा वो बेहतर सीखेगा, क्रमबद्ध तरीके से सीखेगा। अध्यापक के पास ना अच्छे चयन की योग्यता होनी चाहिए कि वह बच्चों की उम्र, क्षमता का ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाए। कब उसे वर्णमाला पढ़ाना है, कब उसे शब्दों के बारे में जानकारी देनी है, कब उसे व्याकरण से संबंधित जानकारी देनी है, या उसकी उम्र, क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमें सेलेक्ट करते हुए अपनी योजना के तहत जाना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि विभिन्नता का पाया जाना प्रकृति प्रदत्त है। सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी छात्रों की बुद्धि, क्षमता, रुचि, सीखने की गति व तरीका एक समान नहीं होता है। शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को छात्रों के बीच मौजूद भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा शिक्षण केवल कुछ निश्चित छात्रों के लिए हो जाएगा। अध्यापक को शिक्षण ही पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक विकलांग बच्चा बैठा हुआ है, बोलना दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो एक विकलांग बच्चा बैठा हुआ है और बाकी सामान्य बच्चे बैठे हैं। इन सामान्य बच्चों में बौद्धिक अंतर भी होगा, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ सामान्य बुद्धि होंगे, अलग अलग हैं। इसलिए हम एकदम अगर विभिन्नता का ध्यान ना रखें कक्षा में तो हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा क्या? हो सकता है कि हम खाली सामान्य विद्यार्थियों को टारगेट करके शिक्षण का कार्य कर रहे हों, बाकी विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्लासरूम की जो विविधता है, उस विविधता को हमें व्यवस्थित रूप देने का काम करना होगा। विविधता को हमें संतुष्ट करना होगा, क्लासरूम को ऐसे संचालित करना होगा कि जिससे सभी बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इमेज को यहां पर कुछ चीजें और हम नोट कर देते हैं। कंटेंट को साइड में करते हैं तो कुछ चीजें और नोट कर देंगे यहां पर कि जैसे हमें विविधता को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन सी विधियां संचालित करनी चाहिए। विविधता को ध्यान में रखते हुए विधियों में परिवर्तन करना चाहिए। अब व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित कुछ शिक्षण विधियां होती हैं, उन शिक्षण विधियों की हम बात कर लेते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां। देख लेते हैं कि हो सकता है अगले पेज पर हम ये विधियां लिखे हों, नहीं लिखे हैं। तो विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियों की बात करें तो इसमें बहुत सारी विधियां आ जाती हैं। जैसे हमें कभी मांटेसरी योजना का प्रयोग करना चाहिए जो कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए लाभप्रद होती है। मांटेसरी योजना ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। किंडरगार्टन प्रणाली यह भी मंदबुद्धि बच्चे और पिछड़े बच्चों के लिए ज्यादा कारगर विधि मानी जाती है। किंडरगार्टन योजना, हमें कभी इसका प्रयोग करना चाहिए। हमें खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। हमें बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। बेसिक शिक्षा योजना हस्तकला के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। हमें कभी डाल्टन विधि का प्रयोग करना चाहिए, हमें डाल्टन विधि का प्रयोग करना चाहिए बीच बीच में। हमें प्रोजेक्ट योजना का प्रयोग करना चाहिए, प्रोजेक्ट योजना का प्रयोग करना चाहिए। ये तमाम विधियां हैं जिनके जरिए हम बच्चों के क्लासरूम की विभिन्नता को संतुष्ट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम संतुष्ट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है,
चलिए, इसके बाद नंबर आ जाता है किसका? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। इसका मूल आधार होता है समानता और सहभागिता। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अतः लोकतांत्रिक भावना का पाया जाना यहाँ की शिक्षण व्यवस्था का मूल आधार है। अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सभी विद्यार्थियों का अध्यापक है। सभी के व्यवहार का परिमार्जन करना उसका लक्ष्य होना चाहिए, ना कि केवल कुछ निश्चित विद्यार्थियों का। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण छात्रों की सहभागिता पर आधारित हो। विद्यार्थियों की क्रियाशीलता से पाठ्य विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए। लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन अनिवार्य रूप से कक्षा कक्ष में करना चाहिए। अगर